नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की गई। आईईडी से यह हमला किया गया। सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी भी हुआ है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की टीम पर सर्चिंग पार्टी पर यह हमला किया गया। गश्ती दल गश्त कर रहा था, उसी दौरान यह हमला किया गया। आईईडी ब्लास्ट के जरिए निशाना साधा गया, फायरिंग की गई। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर गश्ती कर रहे सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया। पहले आईईडी के जरिए निशाना बनाया गया और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी गई। अच्छी बात ये, किसी तरह का नुकसान नहीं, कोई हताहत नहीं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और उपचुनाव की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक वो भोपाल पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से वो भोपाल पहुंचे हैं। पीसी शर्मा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ उनकी चर्चा होगी। विधानसभा कोऑर्डिनेटर से प्रत्याशियों के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। किसे प्रत्याशी बनाया जाए, कौन बेहतर प्रत्याशी है, ये तमाम तरह की बातें रहेंगी। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने सर्वे भी करना शुरू कर दिया है। 31 जुलाई तक कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाए। कांग्रेस के उपचुनाव अभियान की शुरुआत 7 जुलाई से कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ करेंगे। धार के बदनावर में उनकी चुनावी सभा है। इससे पहले भी हालांकि धार के बदनावर में उनकी चुनावी सभा रखी गई थी, पर मौसम के चलते वो रद्द कर दी गई। कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे धार के बदनावर में और जनसंपर्क भी करेंगे। इधर सरकार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे पर सिंधिया और आलाकमान से उनकी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। बताया भी जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों पर दिल्ली से ही मुहर लगेगी। सिंधिया ने महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग मांगा है। इधर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा है कि जहां उनके पैर यानी सिंधिया के पैर पड़ेंगे वो वहां पर बंटाढार होगा। सिंधिया सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग न दिया जाए। सिंधिया परिवार सरकारी जमीनें हड़पने का काम करता है। सिंधिया के लोग प्रदेश रहेंगे तो प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीनें हड़प ली जाएंगी। ग्वालियर में भी आज कई जमीनों पर सिंधिया परिवार का कब्जा है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, यहां पर विवादित जमीन की सरकार को जांच करवानी चाहिए। जहां पैर पड़े संतन के वहां होगा बंटाढार। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पर आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय जमीनों पर हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। खबर रतलाम से, जहां दुल्हन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया है। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए दुल्हन गई हुई थी। शहर से कुछ दूरी पर यह ब्यूटी पार्लर है, जबकि शहर के ही एक रिसोर्ट में शादी का पूरा कार्यक्रम होना था। पार्लर में घुसकर आरोपी ने हमला किया धारदार हथियार से। शाहजहांपुर से जावरा शादी के लिए परिवार आया था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या होने की बात कही है। हालांकि पुलिस पड़ताल जारी कर चुकी है।
बयान लिए जा रहे हैं घर वालों के। खबर बिलासपुर से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ब्रांच मैनेजर निलंबित कर दिया गया है। सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने उसे निलंबित किया है। 4 लोगों को बैंक खाते से राशि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। 4 लोगों के बैंक खाते से तकरीबन 8 लाख रुपए गायब हो गए थे और लगातार शिकायतें मिल रही हैं। यही वजह है कि सीईओ ने यह कड़ा फैसला लिया और ब्रांच मैनेजर को ही निलंबित कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 70 नए कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन समेत बाकी के इलाकों में ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इधर ग्वालियर में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या अब तक 541 हो चुकी है। हालांकि 541 संक्रमण के मामले हैं और जो स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या 330 है। 4 लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 संक्रमण के चलते। खबर इंदौर से, हाईकोर्ट ने माना है कि अभी संक्रमण कम नहीं हुआ है। संक्रमण का खतरा अभी भी बढ़ा हुआ है और इंदौर अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट है। इसी के चलते 11 जुलाई तक हाईकोर्ट और जो निचली अदालतें हैं उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि बार एसोसिएशन इस फैसले से थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। बार एसोसिएशन ने 6 जुलाई से कोर्ट को खोलने की मांग की थी। इसी के मद्देनजर बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कल एक संयुक्त बैठक इन्होंने बुलाई है जिसमें विरोध की रणनीति तय की जाएगी। रायपुर में कोरोना के चलते स्थायी सब्जी बाजार को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बारिश के मौसम में शेड न होने के चलते अब सब्जी विक्रेताओं के अलावा ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। बारिश होने पर जहां सब्जियां खराब होने का डर है, वहीं बारिश के मौसम में भीगना सेहत के लिए भी हानिकारक है। तबियत खराब हो जाती है भीगने की वजह से। साधन होता रहे नहीं तो कैसे साधन है। शेड तो लगना चाहिए। जब मार्केट लगा दी यहाँ पे तो शेड लगना चाहिए। व्यापारियों को भी दिक्कत होता है इसमें। छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो गया। सरकार और बस मालिकों के बीच बातचीत के बाद बस चलनी शुरू हो गई हैं। 3 महीने बाद बस चलने से यात्रियों की परेशानी भी दूर होगी। बसें शुरू हो गई। लंबे समय से जो तकरार चली आ रही थी बस मालिकों के और राज्य शासन के बीच में, वो खत्म हो गई और इसके बाद में आज सुबह से बसें स्टार्ट हो गई है। सुबह 5 बजे जगदलपुर के लिए, बिलासपुर के लिए बसें चली हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में ये जो बसें जो खड़ी हुई थी अब तैयारी कर ली गई है। बसें तैयार है, लेकिन ये जरूर है कि बस स्टैंड में यात्री नहीं आ रहे, यात्रियों का इंतजार है। क्या है, गाड़ी जब रोड में दौड़ेगी ना तब पता चलेगा कि लोगों की हाँ गाड़ी वाड़ी चालू हो गया, ऐसी करके तब सवारी होंगे। अभी तो है नहीं, कोई गाड़ी 1 घंटे में जा रहा है, कोई 2 घंटे। अभी तो ना घर में ना मालिक ने कुछ दिया ना कुछ दिया। गाड़ी चलेगी तो गाड़ी से ही हमारी आजीविका है। बस का इंतजार था और सब अभी लॉकडाउन के नाम से सब परेशान हो गए। बस का इंतजार था 3 महीने से, कब चालू हो करके। यात्रियों का इंतजार बसों को है, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि बस शुरू हो गई और जैसे जैसे यात्री आएंगे उसके साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों के लिए राहत वाली बात हो जाएगी। चाहे जो बस चलाने वाले हैं उनके लिए भी और यात्रियों के लिए भी, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं था। अगर एक जिले से दूसरे जिले पे जाना है, खासतौर पे गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको खासतौर पे परेशानी हो रही थी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए न जाने किस किस तरह के जतन करते हैं, कैसे कैसे उपाय लगाते हैं, लेकिन क्या कभी हॉर्न बजाकर अपनी मांग मनवाई जाती है? इंदौर में ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपनी मांग पूरा न होने पर एक अनोखा तरीका अपनाया। मिशन बजाते रहो, बजाते रहो। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बजाते रहो।
हर रोज 1 बजे 1 मिनट तक बजाते रहो। कुछ ऐसा ही प्लान किया है इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने। इस मिशन के तहत सभी ट्रक ड्राइवर्स को कहा गया है कि वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर रोज दोपहर 1 बजे 1 मिनट तक ट्रक का हॉर्न बजाते रहें ताकि सरकार का ध्यान इस ओर खींचे। अब आपको बताते हैं आखिर इस अभियान की जरूरत क्यों आन पड़ी। कोरोना काल में संकट से गुजर रहे ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से अपनी 3 मांगे मनवाने के लिए ये कदम उठाया है। ट्रक मालिकों का कहना है कि कोरोना काल में उनके व्यापार ठप पड़ गए, वहीं बाकी बची कुची कसर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी। लिहाजा सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में लगाम लगाए, साथ ही ड्राइवर्स को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि देकर ड्राइवर और क्लीनर का बीमा करवाए। हिंदुस्तान में 19 कोविड बीमारी के फैलते हुए भारतवर्ष में सभी ड्राइवरों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि और उन्हें इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। 1 तारीख से 7 जुलाई तक दिन में दोपहर में 1 बजे 1 मिनट के लिए सभी ड्राइवर हॉर्न बजाएंगे। इसी मुहिम के तहत आज राऊ टोल टैक्स पर आकर हम लोगों ने इसको संपादित किया। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश के सभी ड्राइवरों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी जाए और उन्हें इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए। इस व्यापार को डीजल पेट्रोल ने खत्म किया हुआ है, इनकी मूल्य वृद्धि को कम किया जाए। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनके ड्राइवर और क्लीनर को बीमा सुरक्षा कवच दिया जाए, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमित होने पर इंश्योरेंस का फायदा मिल सके। ट्रक मालिकों का कहना है कि ड्राइवर लगातार एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना करते हैं, जिसके चलते उनको संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। सरकार की अनदेखी के बाद गाड़ी मालिकों ने इस अनूठे अभियान की शुरुआत की है, जिससे उन लोगों को उम्मीद है कि सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आएगा। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपने अभी तक कई तरह के मास्क इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोने का मास्क इस्तेमाल किया है, गोल्ड, और या फिर इस्तेमाल होता देखा है? आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सच है। आपने अभी तक सर्जिकल मास्क देखा होगा, कोरोना से लड़ने के लिए N95 मास्क देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोने का मास्क देखा है? नहीं तो हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो सोने का मास्क पहनते हैं। जी हाँ, उस शख्स का नाम है शंकर कुरहाड़े। इन्होंने बार बार मास्क बदलने की झंझट से बचने के लिए सोने का ही मास्क बनवा डाला। वैसे महाराष्ट्र के पुणे के शंकर गोल्ड पहनने के बेहद शौकीन हैं। शंकर को सोने का मास्क बनाने की प्रेरणा टीवी पर एक शख्स को देखकर मिली। शंकर ने देखा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शख्स बिल्कुल इसी तरह का तांबे का मास्क पहने हुए है, जिसे देख इनके भी मन में आया कि क्यों ना इसी तरह का सोने का मास्क बनवाया जाए, और उन्होंने पूरे 5.5 तोले सोने से मास्क बनवा डाला। इस मास्क में छोटे छोटे छेद भी हैं। चांदीचं बनवलं म्हणून आपण सोन्याचं बनवा अशा हिशोबाने बनवायला लावलं. ज्वेलर्सवाल्याला सांगून फोन करून चर्चा केली की म्हणलं बनवतो. एक 8 दिवसात त्यांनी बनवून दिलेलं. ते जाड दिसते, त्याला श्वास तुम्हाला श्वासोश्वास घेता येतो, त्याच्यासाठी त्यांनी एकदम पातळ असे छिद्र केले त्याला. एकदम श्वासोश्वास घेता येतो व्यवस्थित. किती खर्च आणि किती तोळ्याचे? हे 5.5 तोळ्याचे आहे आणि 2,89,000 रुपये जीएसटी सहित खर्च आलेला आहे. महिलांकडून मागणी होती, घरात आता तुमची पत्नी असेल किंवा मुलगी असेल, त्यांना सोन्याची खास आवड आहे. त्यांच्या मानाने त्यांचं सोनं आहे, पण असलं काही मागितलेलं नाही त्यांनी. जर मागितलं तर बनवून देता येईल. तुम्हाला वाटतं का कोरोना तुमच्या जवळ येणार नाही? आता तसं सांगता येणार नाही, पण आपलं शासनाचं जे आहे आदेश ते पाळावं लागेल. सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचं, तसं मास्क कंपल्सरी अजून वर्षभर चालणार आहे. 5.5 तोले का ये गोल्ड मास्क करीब 3 लाख रुपए में बना है। शंकर ने सोने का मास्क तो बनवा लिया, लेकिन अभी ये चीज साफ नहीं है कि इस तरह का मास्क कोरोना संक्रमण से बचने में कितना कारगर होगा। हाँ, ये बात पक्की है कि ये मास्क काफी महंगा है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए कितना मुफीद है ये कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
और खबर शिवपुरी से राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने बयान दिया है। कृष्ण और अर्जुन से सिंधिया और सीएम की तुलना की है। नवनिर्वाचित राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़ और बयान भी उन्होंने दिया एकदम धाकड़। सिंधिया जी को श्री कृष्ण बता रहे हैं और सीएम शिवराज को अर्जुन बताया है नए बने राज्य मंत्री ने। दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं। सिंधिया के खास सिपह सालारों में गिने जाते हैं सुरेश धाकड़ और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। राज्य मंत्री हैं और शपथ ग्रहण भी आपने कुछ दिनों पहले उनका देखा। उन्होंने ये बयान दिया है कि कृष्ण और अर्जुन हैं सिंधिया और सीएम। तो कृष्ण की जो भूमिका दी है उन्होंने वो सिंधिया जी के लिए दी है। सुनवाते हैं आपको, बहुत दिलचस्प बयान। हमारे इस समय मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। केंद्रीय नेता मेरे लोकप्रिय हम सबके राष्ट्रीय नेता हैं जो सिंधिया जी हैं और सिंधिया जी कृष्ण है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अर्जुन है और जो दोनों मिलकर जिसका रथ चलाएंगे उसको कोई रोकने वाला। तो ये बयान आपने सुना है। भूपेंद्र गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि ये सरकार का मामला है लेकिन उनका रिएक्शन भी बहुत जरूरी है। गुप्ता साहब, एक बयान आ गया धाकड़ साहब का, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सिंधिया जी कृष्ण और सीएम शिवराज अर्जुन। देखिए, जो जिस पार्टी के अंदर मोदी जी को भगवानों का नेता बताया जाता है जी, उस पार्टी में जो है ये भगवान का, ईश्वर का, उसकी जो है सत्ता का ऐसा अपमान रोज हो सकता है और ऐसे प्रतीक बताए जा सकते हैं। आज पूरा देश जानता है कि नड्डा जी कह रहे हैं कि साहब जो है नरेंद्र मोदी तो देवताओं के भी नेता हैं जी, तो रामचंद्र जी के नेता आजकल हो गए मोदी जी। और इसी तरह से अब जो है कृष्ण भगवान अवतरित हो गए यहाँ पर, विष्णु जी भी अभी विष्णु अवतार लेके किसी न किसी रूप में आ जाएंगे जी। तो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, ये ईश निंदा का विषय है और इस तरह से जो है भगवान की समता करके भगवान की निंदा नहीं की जानी चाहिए जी। इससे पहले भी अब ये क्या माना जाए कि अब ये भूमिका ऐसी ही रहनी है जिस तरीके से अब सिंधिया जी के बारे में कहा जा रहा है? ठीक है, हम भगवानों का नाम नहीं लेते, पर आपको भी लगता है बतौर विपक्ष क्या भूमिका ऐसी ही रहनी है? सिंधिया जी बताएंगे और शिवराज जी करेंगे। शिवराज जी ने अभी तक तो अपना रथ खुद ही हाँका है जी, और वो जो है बार बार उनका रथ जो है कर्ण की तरह गड्ढे में फंस गया जी। गड्ढे से निकालने के लिए उन्होंने अपने रथ में जो है अनैतिक साधनों का उपयोग किया जी। तो ये जो है ये जो अनैतिक साधन के रूप में क्या कृष्ण जो है की क्षमता ऐसे उससे की जानी चाहिए? ये तो उदाहरण जो है एक सिर्फ चापलूसी के और कोई इसका अर्थ नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे पहले एमपी नगर, आप तो खैर लगातार पूरे भोपाल से वाकिफ हैं, एमपी नगर में भी इस तरह के पोस्टर लगे हैं जिसमें राहुल गांधी को कृष्ण बताया गया था। नहीं, राहुल गांधी को कृष्ण नहीं बताया गया था, ये गलत आप बता रहे हैं। उसमें शिव भक्तों ने बताया गया था। किसी के भक्त होने में कोई बुराई नहीं है जी। और वो पोस्टर लगे थे, निश्चित रूप से लगे थे जी। तो अगर मेरा पोस्टर लग जाए कि मैं हनुमान भक्त हूँ तो हूँ लेकिन मेरे पोस्टर लग जाए कि मैं हनुमान जी हूँ तब तो ये मतलब एक तरह की गलती है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं पहले भी। भोपाल का आप जिक्र कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं था, कुछ दूसरा था। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है? मैं आपको ये स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ हाँ, कि कांग्रेस में ये परंपरा ही नहीं है। गलती हो सकती कहीं किसी कार्यकर्ता से उत्साह में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये रोज होता है। ये तो बड़बोलों की पार्टी है, इनके मुंह से जब निकलेगा तो महा निकलेगा। ये छोटा मोटा काम करते ही नहीं है। जी जी जी। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, धाकड़ साहब का बयान आया है और वो आपने सुना भी होगा। सिंधिया जी श्री कृष्ण हैं, सीएम शिवराज अर्जुन हैं। किसकी बड़ी भूमिका है अब पार्टी में, सीएम शिवराज या सिंधिया? देखिए, इसको तो सबके सामने स्पष्ट है, संवैधानिक तौर पर भी स्पष्ट है, सबकी भूमिकाएं तय हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा के सांसद हैं, तो सबकी भूमिकाएं तय हैं, संवैधानिक तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ये नहीं मान रहे हैं, कोई खास वजह? नहीं, ठीक है ना। देखिए, क्या होता है, कई बार उपमा अलंकारों में हम इतना अतिरेक कर देते हैं विश्लेषण का कि सत्यता से दूर हो जाती है। उनका कहना आस्था और श्रद्धा के नाते है कि दोनों मिलकर
ये सामने जो जिस प्रकार से लोग खड़े हैं, जो अधर्म के साथ हैं, उनको परास्त करेंगे लोकतांत्रिक तौर पर। तो ये इतना केवल है, आप उसके उपमा अलंकार जिसकी जितनी समझ जिस हिसाब से, जैसा जिसको बारे में जो कहना अपनी आस्था श्रद्धा के हिसाब से पात्र कर लिए जाते हैं, हो जाते हैं कई बार। ये बहुत अच्छी एक अच्छी बात आपने मुझे दी। थोड़ी हो जाता, जिसकी जितनी आस्था, जिसकी जितनी आस्था, जिसका जितना ज्ञान। चलिए, मैं चूंकि हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद संपर्क होने में थोड़ी देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब आपका भी, अग्रवाल साहब आपका भी। तो ये बयान आया है और इस बयान को आप अपने जहन में कोट करके रखें, ये अभी लंबे अरसे तक चलने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।